वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, कहते हैं उम्र बढ़ती है तो चेहरा ढलने लगता है और जाहिर सी बात है कि सुंदरता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर किसी के पास अमरता का राज हो तो सोचो, क्या वो वक्त को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी पर आते हैं। कहानी की टाइमलाइन है 1978 ब्रॉडवे। शुरुआत होती है थिएटर से, जहां स्टेज पर है मैडलिन एस्टन जो सिंगिंग परफॉर्म करने वाली हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि थिएटर से लोग पहले ही बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी उसके बारे में बुराई करते हुए। थिएटर के अंदर चलते हैं जहां मैडलिन की परफॉर्मेंस चल रही है और लोग एक एक कर उठकर बीच शो से बाहर जा रहे हैं। और यार, मैं खुद भी मानती हूँ कि शो सच में बहुत खराब है। जैसे तैसे शो खत्म होता है और एक आदमी खड़ा होकर जोर जोर से ताली बजाने लगता है, जिसका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट मैनुअल, जो पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर है। उसके पास बैठी उसकी मंगेतर हेलन, जो उसे अजीब नजरों से घूरने लगती है, जैसे कि कहना चाह रही हो तुम तो इस पे फिदा लग रहे हो। शो के बाद मैडलिन अपने चेंजिंग रूम में है, आईने में अपना चेहरा देखकर परेशान है कि उफ, ये झुर्रिया कहाँ से आ गई। तभी अंदर आती है उसकी सेक्रेटरी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। वो बताती है कि आपके मेहमान आ चुके हैं। मैडलिन तुरंत अपनी ड्रेस ठीक करती है, गले को थोड़ा और डीप करते हुए इशारा करती है कि हाँ, अब दरवाजा खोलो। हेलन मैडलिन की पुरानी अच्छी दोस्त है। हेलन अंदर आती है, मैडलिन और वो गले मिलते हैं और तभी आता है अर्नेस्ट, जो आते ही मैडलिन की तारीफों के पुल बांध देता है। उधर हेलन अंदर ही अंदर जल भून जाती है और जलन में कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा मंगेतर मेरी दोस्त को इतना पसंद करता है। लेकिन अर्नेस्ट की नजर तो जैसे मैडलिन पर से अटक ही गई हो, वो लगातार बस उसी को घूरे जा रहा है और ये सब उसकी मंगेतर हेलन भी साफ साफ देख रही है। तभी मैडलिन पूछती है कि तुम दोनों ने अपनी शादी की डेट फिक्स की या नहीं। लेकिन मजा तब आता है जब दोनों अलग अलग जवाब देते हैं, जहाँ अर्नेस्ट तो मना करता है लेकिन हेलन हाँ कह देती है कि हाँ, डेट फिक्स हो गई है। अगले दिन अर्नेस्ट ऑपरेशन थिएटर में होता है। तभी वहाँ मैडलिन आती है, हाथों में फूलों का गुलदस्ता और 2 ड्रिंक्स के ग्लास लेकर। मतलब डॉक्टर साहब के दिल जीतने की पूरी तैयारी करके आई है। कुछ घंटों बाद अर्नेस्ट अपनी मंगेतर हेलन के साथ घर पर होता है और हेलन का चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि वो काफी गुस्से में है, क्योंकि अर्नेस्ट उसी की दोस्त मैडलिन के साथ डिनर करके आया है। हेलन उसे साफ साफ कहती है कि मैडलिन हर किसी को अपनी अदाओं और खूबसूरती से अपनी तरफ खींच लेती है और उसे डर है कि कहीं अर्नेस्ट भी उसी के पास न चला जाए। लेकिन अर्नेस्ट फौरन समझाता है, अरे नहीं, मुझे मैडलिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कुछ वक्त बाद ही वही अर्नेस्ट और मैडलिन शादी कर लेते हैं। पीछे सीढ़ियों पर खड़ी हेलन चुपचाप रो रही होती है, क्योंकि आखिर वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, क्योंकि उसकी ही बेस्ट फ्रेंड ने उसका पत्ता काट दिया। कहानी अब सीधा 7 साल आगे जाती है, जहाँ हेलन अब किसी के घर में किराए पर रहती है। वो काफी मोटी हो चुकी है और देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे कोई गहरा सदमा लगा हो, शायद अर्नेस्ट का उससे दूर जाने का। घर भी एकदम बिखरा हुआ है। हेलन आती है, सोफे पर धड़ाम से बैठती है और टीवी ऑन करती है और जो मूवी चल रही होती है उसमें हीरोइन और कोई नहीं बल्कि मैडलिन होती है, जो भी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी है। फिर उस मूवी में एक सीन आता है जिसमें किसी ने मैडलिन का गला दबाकर उसे मार दिया होता है और हेलन वही सीन बार बार दोहराती रहती है, क्योंकि उसे वो सीन देखकर बहुत खुशी मिलती है। लेकिन तभी घर का मालिक आता है और साथ में पुलिस भी। लेकिन हेलन जानबूझकर दरवाजा तक नहीं खोलती। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और हेलन को जबरदस्ती बाहर ले जाती है। हेलन को एक मेंटल हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है, जहाँ और भी औरतें मौजूद है। वहीं की एक डॉक्टर हेलन से पूछती है, क्या तुम्हें किसी से बात करना चाहती हो? तो हेलन फिर से मैडलिन का नाम लेती है। डॉक्टर उसे अपने केबिन में ले जाती है और समझाते हुए कहती है, अब बहुत हो गया हेलन, 7 साल बीत चुके हैं, उस बात को एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाओ। और ये सुनकर हेलन थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, हाँ ठीक है। मतलब यहाँ डॉक्टर के कहते ही हेलन अपना सदमा भूल जाती है। वाओ। दूसरी तरफ है अर्नेस्ट का आलीशान घर, जहाँ एक मेड जिसका नाम रोज है रेगुलर की तरह ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर मैडलिन के रूम में आती है और हमेशा की तरह कहती है, मैम आप तो आज भी बिल्कुल जवान लगती है। ये सुनकर मैडलिन का मूड सेट हो जाता है। वो खुश होकर ट्रे लेती है जिसमें नाश्ते के साथ एक इन्विटेशन भी होता है। इन्विटेशन हेलन का होता है। उसने एक बुक लॉन्च पार्टी रखी है। मैडलिन इन्विटेशन देखकर हंस पड़ती है और रोज से पूछती है, अर्नेस्ट कहाँ है? रोज बताती है कि वो ऊपर नशे में धुत सो रहे हैं। 7 साल बाद अब अर्नेस्ट बिल्कुल बदल चुका है। वो पूरा टाइम अब नशे में रहता है और उसकी लव मैरिज शादी से वो अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। रोज अर्नेस्ट को जाकर उठाती है और बताती है कि एक अर्जेंट कॉल आया है। अर्नेस्ट बेमन से उठता है और तैयार होकर निकलता है। तभी मैडलिन कमरे से निकलती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो? तो अर्नेस्ट कहता है, हॉस्पिटल।
यहाँ साफ पता चलता है कि अर्नेस्ट और मैडलिन एक ही घर में रहते जरूर हैं, पर अब उनकी शादी में कुछ भी बाकी नहीं बचा। दूसरी तरफ मैडलिन एक लग्जरी सलून में पहुँचती है और बोलती है कि आज उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है, इसलिए उसे एकदम ब्यूटी क्वीन बनना है। लेकिन वहाँ की एक एम्प्लॉय उसे समझाने लगती है कि मैम, इतना कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट उसके स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैडलिन उस एम्प्लॉय को पैसों का लालच देती है, पर उस सलून का मैनेजर सोफे पर बैठा सब कुछ सुन लेता है और अपने एम्प्लॉय को बाहर भेजकर मैडलिन को एक कार्ड थमा देता है कि अगर आपको परमानेंट खूबसूरती चाहिए तो आपकी हेल्प यहाँ से हो सकती है। उसके बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मैडलिन कार्ड देखती है, उसे फाड़कर अपने बैग में डाल लेती है। मैडलिन और अर्नेस्ट कार में बैठकर हेलेन की पार्टी में जा रहे होते हैं। कार में बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा और जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं, मैडलिन का पहला रिएक्शन होता है, हेलेन के लिए इतनी भीड़, आखिर क्यों और कैसे? दोनों अंदर एंटर करते हैं। अर्नेस्ट सीधा जाकर शराब पीने लगता है। शराब पीते हुए उसे एक पुरानी पेशेंट मिलती है जो लगातार उसकी तारीफ किए जा रही होती है। उसके जाने के बाद अर्नेस्ट सीधा मैडलिन के पास आता है और पूछता है, क्या तुमने हेलेन को देखा? मैडलिन को लगता है कि शायद हेलेन अभी आई ही नहीं, पर तभी अर्नेस्ट की नजर सामने भीड़ पर जाती है और वहाँ हेलेन होती है, पतली, ग्लैमरस और पूरी तरह से बदली हुई। मैडलिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और अर्नेस्ट से कहती है कि वो हेलेन से मिलने जा रही है। लेकिन जैसे ही वो हेलेन की तरफ बढ़ती है, अचानक रुककर पीछे मुड़ जाती है। तभी पीछे से हेलेन उसे आवाज देती है। दोनों गले लगते हैं, बातें होती हैं। मैडलिन कहती है, हम पूरे 12 साल बाद मिल रहे हैं, और साथ ही बताती है, तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही पतली, खूबसूरत। लेकिन सच ये है कि मैडलिन अंदर से जल रही होती है। हेलेन फिर वैसे ही मैडलिन को किस करती है जैसे सालों पहले मैडलिन ने हेलेन को किया था। कुछ देर बाद लेडीज हेलेन की खूबसूरती की तारीफ कर रही होती है, कोने में खड़े होकर। एक लेडी पूछती है, इसकी उम्र क्या होगी? तभी पीछे खड़ी मैडलिन जवाब देती है, 50 साल। अब मैडलिन देखती है कि हेलेन अर्नेस्ट को अकेले में लेकर जा रही होती है कहीं। ये देखकर मैडलिन भी चुपचाप उनका पीछा करती है। हेलेन और अर्नेस्ट अकेले में बात कर रहे होते हैं। अर्नेस्ट कहता है, तुम्हारी दुनिया तो बहुत रंगीन लग रही है। हेलेन कहती है, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैडलिन एक औरत है और औरत कुछ भी करवा सकती है। और ये सब मैडलिन पीछे से सुन रही होती है। पार्टी के बाद अर्नेस्ट घर पर अपने कमरे में होता है। उसके हाथों में उसकी और हेलेन की पुरानी पिक्चर होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर वो कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि मैडलिन कहीं बाहर जा रही है। और यहाँ मैडलिन एक लड़के के पास आती है जिसका नाम डकोटा है, और मैडलिन और डकोटा के बीच अफेयर है, जबकि डकोटा मैडलिन से उम्र में छोटा है। और मैडलिन उसे किस करती है, साथ ही पूछती है, क्या वो घर पर अकेला है? लेकिन डकोटा अब उसे झूठ बोल रहा होता है कि वो घर पे अकेला है। तभी मैडलिन की नजर उसके घर के अंदर जाती है, जहाँ एक लड़की को डकोटा ने पहले से ही बुलाया होता है। मैडलिन ये सब देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी डकोटा पीछे से चिल्लाकर कहता है, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम जाकर कोई अपनी उम्र का ढूंढो। और ये बात सुनते ही मैडलिन रोने लगती है। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है। मैडलिन लगातार रोते हुए ड्राइव कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक कार रोकती है और अपने बैग से मेकअप का सामान निकालती है, क्योंकि बारिश में उसका मेकअप उतर गया था और बिना मेकअप के वो बिल्कुल 50 साल की औरत की तरह दिखती है। लेकिन उसी बैग में उसे वो कार्ड भी मिलता है जो सलून के मैनेजर ने उसे दिया था। मैडलिन उसी एड्रेस पे पहुंचती है जो कार्ड पर लिखा होता है। तेज बारिश में मैडलिन एक बहुत ही बड़ी हवेली के सामने पहुंचती है। बिना दरवाजा खटखटाए वहाँ का गार्ड खुद दरवाजा खोलता है और कहता है, मिस रोमन आपका इंतजार कर रही हैं। मैडलिन अंदर आती है, पूरी तरह भीगी हुई। गार्ड उसे एक जगह पर जाकर बैठने को कहता है, जहाँ पहले से ही रोमन का एक आदमी बैठा होता है। तभी पीछे से रोमन की आवाज आती है। वो अपने गार्ड को बाहर भेज देती है और मैडलिन से कहती है कि वो उसे पहले से ही जानती है। वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट के घर की डोरबेल बजती है। अर्नेस्ट दरवाजा खोलता है। सामने हेलेन खड़ी होती है, आंखों में आंसू लिए। वो पूछती है, मैडलिन कहाँ है? अर्नेस्ट कहता है, वो घर पर नहीं है। और ये सुनते ही हेलेन सीधा घर के अंदर आती है और अर्नेस्ट को गले लगाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उधर रोमन मैडलिन का हाथ पकड़कर उसे एक मैजिकल टॉनिक देती है और कहती है, इससे प्राकृतिक के नियम को तोड़ा जा सकता है, यानी उम्र बढ़ती को रोका जा सकता है, यानी बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है। रोमन मैडलिन से कहती है कि बताओ मेरी उम्र कितनी होगी? मैडलिन कहती है 23 या फिर ज्यादा से ज्यादा 28। रोमन मुस्कुराते हुए बताती है कि उसकी असली उम्र 71 साल है और ये सब इसी टॉनिक की वजह से है। ये टॉनिक उम्र को बढ़ने नहीं देता बल्कि उल्टा उसे कम कर देता है। और सच में रोमन देखने से भी प्राचीन मिस्र की किसी जादूगरनी जैसी दिखती है और हो सकता है कि इसी टॉनिक से उसकी उम्र किसी को ना दिखती हो। मैडलिन टॉनिक की कीमत पूछती है। रोमन एक पेपर पर लिखती है,
और मैडलिन को दिखाकर जला देती है। कीमत देखकर मैडलिन जाने लगती है, लेकिन रोमन उसे यकीन दिलाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और उस पर हल्का सा कट लगाकर टॉनिक की एक बूंद डालती है। मिनट भर में वो कट गायब हो जाता है और उस जगह की स्किन एकदम मुलायम और रिंकल्स फ्री हो जाती है। मैडलिन हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या चेक चलेगा। रोमन हाँ कहती है और टॉनिक देने से पहले मैडलिन को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देती है कि ये टॉनिक 10 साल तक तुम्हें जवान बनाए रखेगा। और मैडलिन वो टॉनिक पी लेती है, लेकिन मैडलिन खुशी खुशी में उसकी पूरी बात सुनती तक नहीं। फिर रोमन एक ब्रॉच निकालकर मैडलिन की ड्रेस पे लगा देती है और कहती है जाओ अपनी जवानी के मजे लो। मैडलिन जाते जाते शीशे में खुद को देखती है, लेकिन उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता और वो उदास हो जाती है। तभी टॉनिक का असर दिखता है। मैडलिन की बढ़ती उम्र की झुर्रियां गायब हो जाती है। उसका शरीर जवान और अट्रैक्टिव दिखने लगता है। वो खुद को देखकर काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हेलन और अर्नेस्ट एक दूसरे की बाहों में होते हैं, लेकिन तभी हेलन अचानक से पीछे हट जाती है और कहती है अभी ये सब कुछ ठीक नहीं है। हेलन बताती है कि मैडलिन बाहर आशिक बना रही है और ये बात अर्नेस्ट पहले से जानता था। अर्नेस्ट को मैडलिन के अफेयर का बुरा लगता है और कहता है कि सुबह होते ही वो उसे डिवोर्स दे देगा, लेकिन हेलन उसे समझाती है कि कैलिफोर्निया में डिवोर्स का मतलब होगा आधी प्रॉपर्टी मैडलिन की। फिर हेलन अर्नेस्ट को अपना प्लान बताती है कि वो कैसे मैडलिन को खत्म कर सकते हैं। पहले अर्नेस्ट मना करता है, लेकिन हेलन उसे अपनी बातों से मना लेती है। उधर मैडलिन अब जवान हो चुकी है और घर लौट आती है। इधर हेलन चुपके से घर से निकल जाती है। मैडलिन घर आती है और सीधा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। नीचे अर्नेस्ट खड़ा होता है और उसे जाते हुए देखता है। मैडलिन कमरे में खुद को शीशे में देखकर खुद की ही तारीफ कर रही होती है कि वो फिर से पहले की तरह जवान हो गई। और जैसे ही वो बाहर निकलती है रेडी होकर, सामने अर्नेस्ट खड़ा होता है। अर्नेस्ट बोलता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैडलिन उसे टालते हुए बोलती है जाओ थोड़ी शराब और पी लो और जाकर सो जाओ। अर्नेस्ट गुस्से में बोलता है हाँ यही तो चाहती हूँ ना कि मैं पी पी कर मर जाऊँ। मैडलिन चुप रहती है और कहती है मेरा इंतजार मत करना। अर्नेस्ट गुस्से में आकर मैडलिन को गंदी औरत बोल देता है। मैडलिन रुकती है, पलटकर बोलती है क्या कहा तुमने। फिर दोनों के बीच बहुत जोरदार बहस होती है। मैडलिन बार बार अर्नेस्ट को नामर्द कहती है। मैडलिन या अर्नेस्ट की सेक्सुअलिटी पे सवाल उठाती है। अर्नेस्ट गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए सीढ़ियों तक ले आता है। मैडलिन खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। अर्नेस्ट डर के मारे उसका गला तो छोड़ देता है और गुस्से में आकर अर्नेस्ट उसे बस हल्की सी उंगली टच करता है और मैडलिन सीढ़ियों से गिर जाती है। मैडलिन सीढ़ियों से ऐसे गिरती है जैसे कि कोई बॉल लुढ़क रही हो। सीधा नीचे जमीन पे जाकर गिरती है। उसके हाथ, पैर और गर्दन सब टूट जाते हैं। अर्नेस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता है और उसकी बॉडी के पास पहुंचता है। वो उसे देखकर डरता हुआ बोलता है ये तो मर चुकी है। वो भागता है और सीधा कॉल करता है हेलन को। कहता है मैंने कर दिया, मैडलिन मर चुकी है, मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। लेकिन इसी बीच पीछे मैडलिन की बॉडी हिलने लगती है और फिर धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है। उधर हेलन फोन पर कहती है कि पहले तुम्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। मैडलिन उसके पीछे खड़ी होती है। अब मैडलिन कहती है तुमने मुझे धक्का दिया। अर्नेस्ट पीछे देखता है और डर जाता है। अर्नेस्ट डर के मारे पीछे गिर जाता है और फिर देखता है कि मैडलिन की गर्दन उल्टी घूमी हुई है। वो डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। मैडलिन खुद अपनी गर्दन को ठीक करती है, यानी मोड़कर सही जगह फिक्स करती है और अर्नेस्ट से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए शायद। अर्नेस्ट उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। सबसे पहले डॉक्टर मैडलिन के मुंह में थर्मामीटर लगाता है फीवर चेक के लिए। उसके बाद डॉक्टर उसकी कलाई पीछे की तरफ मोड़ता है और पूछता है दर्द हो रहा है। मैडलिन कहती है नहीं। डॉक्टर थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी कलाई नॉर्मल से ज्यादा मुड़ रही होती है। वो उसकी गर्दन चेक करता है जिसकी गर्दन की हड्डी पूरी तरह टूटी हुई होती है। डॉक्टर उसकी हार्ट बीट सुनता है लेकिन कोई धड़कन नहीं मिलती। वो एक बार फिर चेक करता है लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहता है कमर की और गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और हार्ट बीट भी नहीं है। वो डर के मारे डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अर्नेस्ट उसके पीछे दौड़ता है और देखता है कि डॉक्टर को खुद ही हार्ट अटैक आ गया है। अर्नेस्ट भागकर वापस आता है और नर्स बताती है कि मैडलिन को मॉर्चुरी भेज दिया गया है। वो भागकर मॉर्चुरी में जाता है और मैडलिन को निकाल लाता है और उससे कहता है कि ये कोई चमत्कार है कि तुम मरकर भी जिंदा हो। लेकिन अभी मैडलिन को नहीं पता होता कि ये उसी अमरता वाले टॉनिक का असर है। अर्नेस्ट मैडलिन को लेकर घर आता है और घर के बाहर हेलन होती है जो कि चोरी छिपे सब देख रही होती है। वो देखती है कि अर्नेस्ट मैडलिन को कार से इस तरह घसीट कर निकाल रहा होता है जैसे कोई बोरा हो। ये देखकर हेलन हैरान हो जाती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसके बाद अर्नेस्ट वापस कार में बैठता है और चला जाता है। हेलन जल्दी से वहाँ से निकलती है और उसकी कार का पीछा करती है। अर्नेस्ट
एक जगह रुकता है और वहाँ से कुछ सामान जैसे कुछ पेंट वगैरह लेकर निकल जाता है। हेलेन कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर अर्नेस्ट करना क्या चाहता है। फिर अर्नेस्ट घर वापस आता है और मैडलिन की बॉडी पर पेंट का कलर लगाने लगता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी अब धीरे धीरे रंग छोड़ रही है, जिसे अर्नेस्ट पेंट से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी चीज की कमी की वजह से उसे नीचे जाना पड़ता है। नीचे जाकर उसे हेलेन दिख जाती है। हेलेन सीधे उससे पूछती है कि क्या मैडलिन मर चुकी है। अर्नेस्ट साफ इनकार करता है, नहीं, वो ऊपर आराम कर रही है। लेकिन हेलेन कहती है कि वो सब जानती है। हेलेन गुस्से में आकर बिना सोचे समझे सब उगल देती है कि मैडलिन मर चुकी है और ये सब उन्हीं का प्लान था। तभी वहाँ मैडलिन आ जाती है, उनकी बातें सुनती है और गुस्से में आकर राइफल निकाल के ले आती है और सीधा हेलेन के पेट पे लाकर रख देती है। फिर अचानक गोली चला देती है। हेलेन उड़ती हुई सीधा जाकर स्विमिंग पूल में गिरती है। अर्नेस्ट घबरा जाता है और चिल्लाता है, तुमने हेलेन को जान से मार दिया। अर्नेस्ट पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है, सोचता है कि अब क्या करे। लेकिन अब मैडलिन कहती है इसे हम दफना देंगे। अर्नेस्ट मना करता है, लेकिन मैडलिन उसे धमकी देती है, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी, और वैसे भी मैं तो मर चुकी हूँ तो मेरी बात पे कोई भी यकीन कर लेगा। अर्नेस्ट मजबूरन उसकी बात मान लेता है और दोनों मिलकर हेलेन को दफनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी हेलेन पूल से बाहर निकलती है और जहाँ मैडलिन ने उसके पेट में गोली मारी थी वहाँ बड़ा सा होल हो गया होता है। यार वैसे ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। लेकिन हेलेन बाहर आती है और मैडलिन उसे देखते ही घबरा जाती है, साथ में अर्नेस्ट भी, जो कि डरकर पीछे हट जाता है और कहता है कि ये भी चमत्कार है कि हेलेन भी जिंदा है। लेकिन अब मैडलिन समझ चुकी है कि हेलेन ने भी वो टॉनिक पिया है। वो अपना ब्रॉच निकालती है और सेम ब्रॉच हेलेन के टॉप में ढूंढती है और उसे वो ब्रॉच मिल भी जाता है। और अब हेलेन और मैडलिन दोनों को पता है कि दोनों ने वो मैजिकल टॉनिक पिया है। मैडलिन और हेलेन के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। उसी दौरान हेलेन वहीं पड़ा एक डंडा उठाकर मैडलिन के सर पर मारती है, जिससे उसका सर पीछे की तरफ लटक जाता है। लेकिन मैडलिन धीरे से अपना सर पकड़ती है और उसे अपनी गर्दन पर वापस फिक्स कर लेती है। इसके बाद हेलेन उसे भी एक फावड़ा देती है और दोनों एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। बेचारा अर्नेस्ट दोनों से हार मानकर वहाँ से ऊपर की तरफ अपने कमरे में चला जाता है। नीचे मैडलिन और हेलेन आपस में बात करते हुए एक दूसरे की गलती गिनवाते हैं और फिर बहुत आराम से एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। फिर दोनों साथ में ऊपर अर्नेस्ट के कमरे में आते हैं और उसे बताते हैं कि हमने एक दूसरे को माफ कर दिया है। लेकिन अब अर्नेस्ट उन्हें बताता है कि वो यहाँ से बहुत दूर जा रहा है। मैडलिन और हेलेन जबकि अब उनका काम पूरा हो चुका होता है तो वो उसे रोकती भी नहीं है। लेकिन फिर अचानक से दोनों कहती है कि अर्नेस्ट कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसे अभी इन दोनों को ठीक करना है, यानी उनकी स्किन को ठीक करना है। अर्नेस्ट कुछ मिनट रुकता है और फिर कहता है बस एक शर्त पर, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, कि वादा करो तुम दोनों मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करोगी। मैडलिन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही हेलेन भी हाँ कह देती है। अब कुछ वक्त बाद अर्नेस्ट जाने के लिए तैयार होता है। अपने साथ जो भी तस्वीरें उसने मैडलिन और हेलेन की खींची थी वो सब कुछ वो डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ मैडलिन और हेलेन फिर से पहले जैसी हो गई हैं। कोई नहीं कहेगा कि दोनों मर चुकी है और अर्नेस्ट ने अपना काम किया क्योंकि वो एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर है। बातों बातों में मैडलिन हेलेन की बॉडी से कुछ चिपका हुआ निकालती है जो अर्नेस्ट ने उसकी डेड बॉडी का रंग ढकने के लिए लगाया था। हेलेन चिंता से पूछती है अभी तो वो ठीक कर देगा, लेकिन अगर बाद में कुछ हुआ तो? मैडलिन जवाब देती है वो बाद में भी ठीक कर देगा, लेकिन अर्नेस्ट हमेशा जिंदा तो नहीं रहेगा ना। हेलेन सोचती है और कहती है हमें उसे वही टॉनिक दे देना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि अर्नेस्ट अब उस जगह जाने वाला नहीं था जहाँ वो टॉनिक मिलती है और अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर उसे रोका कैसे जाए। हेलेन कहती है उसे ड्रिंक देंगे ताकि वो बेहोश हो जाए। अब मैडलिन और हेलेन अर्नेस्ट के कमरे में जाती हैं। अर्नेस्ट जाने को पूरी तरह तैयार होता है। हेलेन उसे एक शराब का गिलास देती है। अर्नेस्ट दुखी होता है और अपने दिल का दर्द दोनों के सामने जाहिर करता है। लेकिन मैडलिन और हेलेन बस इतना चाहती है कि वो ड्रिंक किसी भी तरह पी ले, लेकिन अर्नेस्ट बिना पिए जाने लगता है। हेलेन फिर से उसे ड्रिंक के लिए कहती है। अर्नेस्ट अपनी बातों में इतना डूबा हुआ होता है कि शराब को इधर उधर फेंकने लगता है और आखिर में फ्लावर पॉट में डाल देता है और निकलने लगता है। तभी मैडलिन आती है और अचानक एक वास उठाकर उसके सर पर मार देती है और साथ में हेलेन भी। अर्नेस्ट वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो खुद को एक अजीब जगह पाता है। सामने स्विमिंग पूल में रोमन स्विम कर रही होती है और उसके सामने आती है। रोमन बताती है
के ऊपर उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उसके गार्ड्स ने ही अर्नेस्ट के कपड़े बदले हैं। रूमन अर्नेस्ट से कहती है, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, जवानी का तोहफा। और अब रूमन वो टॉनिक टेस्ट करके अर्नेस्ट को दिखाती है। अर्नेस्ट ये देखकर हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। रूमन उसे बहलाती है, उसे फोर्स करती है और टॉनिक पकड़ाती है। अर्नेस्ट उसे खोलता है, पीने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है और वो कहता है कि मैं बाद में अकेला क्या करूंगा जब सब मर जाएंगे, आखिर कब तक जिंदा रहूंगा मैं। अर्नेस्ट कहता है ये सब गलत है और वही एक चाकू उठाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड पर मारता है, जिससे सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर अर्नेस्ट वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो सीधा पार्टी हॉल में पहुंचता है और सबसे छिपते छुपाते इधर उधर घूमने लगता है। तभी हेलेन की नजर उस पर पड़ती है कि ये तो अर्नेस्ट है। मैडलिन कहती है ये तो अभी भी पहले जैसा लग रहा है, क्या उसने अभी तक टॉनिक नहीं पिया? हेलेन देखती है उसके पास टॉनिक तो है लेकिन उसने पिया नहीं। अर्नेस्ट अब बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो एक लिफ्ट पकड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है। उसे जाते हुए मैडलिन और हेलेन उसे देख लेती हैं। अर्नेस्ट जैसे ही ऊपर पहुंचता है, पीछे से रूमन के पालतू कुत्ते उस पर अटैक करते हैं काटने के लिए, लेकिन अर्नेस्ट किसी तरह बचता बचाता सीधा टेरिस पे पहुंचता है और जैसे ही वहां से नीचे देखता है उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, मैं कहाँ फंस गया। लेकिन तभी उसे एक एग्जिट का साइन दिखता है। वो वहीं से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से हेलेन और मैडलिन की आवाज आती है जो उसे रोकने के लिए चिल्ला रही होती है। उनकी आवाज सुनकर अर्नेस्ट का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक पाइप से लटक जाता है। अब हेलेन और मैडलिन सलाह देती है कि अगर टॉनिक अभी भी तुम्हारे पास है तो पी लो, अगर गिरे भी तो बच जाओगे। अर्नेस्ट टॉनिक निकालता है, कुछ सेकंड तक उसे देखता है। जैसे ही पीने वाला होता है, हेलेन कहती है उसे पीना ही होगा तुम्हें हमारे लिए, ताकि कल को कोई भी हमें प्रॉब्लम हो तो तुम हमें फिर से ठीक कर सको। लेकिन अर्नेस्ट रुक जाता है और टॉनिक नीचे फेंक देता है। शायद अर्नेस्ट अब इन दोनों के पास ही नहीं रहना चाहता। कुछ सेकंड बाद अर्नेस्ट जो अपनी बेल्ट के साथ लटका हुआ था, अचानक से बेल्ट टूट जाती है और अर्नेस्ट सीधा नीचे गिरता है स्विमिंग पूल में और देखता है कि वो तो बच गया। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। पीछे से मैडलिन, हेलेन और रोमन भागते हुए आते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक वो जा चुका होता है। अब मैडलिन और हेलेन को चिंता होती है कि उनकी स्किन को कौन ठीक करेगा। दोनों अपनी स्किन को नोटिस करती हैं जो फिर से हल्की खराब होने लगती है। दोनों टेंशन में आ जाती हैं कि अब क्या करेंगे। मैडलिन हेलेन को समझाती है हम दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे। और यहाँ से कहानी जाती है सीधा 37 साल आगे, जहाँ एक चर्च में फ्यूनरल चल रहा है जो कि अर्नेस्ट का ही है, जहाँ पादरी बोल रहा है कि डॉक्टर अर्नेस्ट मर चुके हैं और उनकी एक पत्नी 6 बच्चे हैं। इसका मतलब अर्नेस्ट ने भागकर अलग से शादी की थी एक और, जहाँ उसके 6 बच्चे होते हैं। लेकिन पीछे तो लेडीज जोर जोर से हंस रही होती हैं और वो और कोई नहीं बल्कि मैडलिन और हेलेन ही होती हैं। उन्हें इस बीच हंसते देखकर सब पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। दोनों पूरी तरह ब्लैक कपड़ों में होती हैं, फेस को नेट से ढका हुआ होता है। तभी हेलेन अपना चेहरा साफ कर रही होती है और उसका पेंट निकल जाता है। वो मैडलिन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पेंट है? मैडलिन मना कर देती है। इसके बाद दोनों उठकर बाहर निकलती हैं। बाहर आते ही देखते हैं कि हेलेन की टांगे खराब हो चुकी है क्योंकि उसके चलने का अंदाज बिगड़ा हुआ होता है। दोनों के बीच एक बार फिर से बहस छिड़ जाती है पेंट को लेकर और साथ ही अपना भी चेहरे से कपड़ा हटाती है और देखते हैं कि दोनों की स्किन इतनी खराब हो चुकी होती है कि उन्हें बार बार पेंट से उसे ढकना पड़ता है। दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और जबकि पेंट का कैन वही नीचे पड़ा होता है, लेकिन दोनों में से किसी को दिखता तक नहीं। दोनों अपनी बहस में उलझी होती हैं। तभी हेलेन का पैर फिसलता है उसी कैन से लगकर। मैडलिन उसकी मदद करने की बजाय उसे घूरने लगती है, लेकिन हेलेन गुस्से में आकर उसे अपना हाथ देकर अपने साथ खींच लेती है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और इतनी बुरी तरह गिरते हैं कि दोनों के बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और ना तो इनकी बॉडी में हड्डी है ना खून, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। हेलेन का सर मैडलिन के टूटे हुए सर से कहता है क्या तुम्हें याद है हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी? और यहीं से पता चलता है कि अब उनकी याददाश्त भी कमजोर पड़ चुकी है। और यही एंड होता है डेथ बिकम हर मूवी का। फिल्म की एंडिंग को लेकर आज भी कई लोग सोचते हैं कि मैडलिन और हेलेन को अमरता मिली, लेकिन वो असल में एक सजा थी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ किसी और एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए चिल देन बाय।